बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं जो आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और आपने रात तक ख़बरों को फॉलो किया होगा क्योंकि बहुत लेट नाइट कल पॉलिटिकल हैपनिंग्स रहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, मीडिया टॉक हुई और ये सारी बातें जो होती रहीं इस पे अगर आप अपडेट आपको नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मैंने भी सुबह सुबह अपडेट लिए क्योंकि मैं भी जल्दी सो गई थी। तो अब ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने रोज़ रात को देख के सोना है, वैसे ज़रूरी है लेकिन मैंने इस बात को कल इग्नोर किया और कल रात को मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, इसहाक डार साहब ने मीडिया टॉक की। मीडिया टॉक करने की वजह ये थी कि जाती उम्रा के अंदर बड़ी बैठक हुई जिसमें इत्तफाक राय की तरफ कहा गया कि हम बढ़े, हमारी तजावीज़ मान लें। तो बिस्मिल्लाह, मौलाना फजल रहमान ने ऐसा कहा। नवाज शरीफ साहब ने जी इशारा दिया था जाती उम्रा में और सदर आसिफ अली जरदारी हों, बिलावल भुट्टो हों, मौलाना फजल रहमान हो, उसके अलावा मुस्लिम लीग नून के जो आम वज़रा हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। अदलिया से मुतल्लिक़ इस्लाहात पर इत्तफाक राय को लेकर बहुत सारी बातें भी हुई। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI का इत्तफाक भी हुआ। दीगर जो मुजव्वज़ा तरामीम है उस पर मुशावरत होंगी, ऐसा भी कल कहा गया। ये तो हो गई आइनी तरामीम का मामला। दूसरी जानिब जी आपको पता है SCO कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में जारी है। कल शहबाज शरीफ साहब की और जयशंकर साहब की और साथ साथ इसहाक डार साहब की मुलाकात हुई और खुशगवार माहौल के अंदर कुछ क्लिप्स हमने देखे। इसहाक डार साहब की और जयशंकर साहब की गुफ्तगू जारी थी जिसमें बताया गया बाद में कि क्रिकेट से गुफ्तगू का आगाज़ हुआ लेकिन कुछ अच्छी डेवलपमेंट थी। ये भी इस पर भी बात करेंगे और SCO को लेकर 7 ममालिक के वज़ीर आज़म इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। ये पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी है कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करवाना जिसे पाकिस्तान ने होस्ट किया है, बड़े भरपूर अंदाज में होस्ट किया है। इसी सारी सूरत हाल पर तज्जिया ले लेते हैं। माजिद निज़ामी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। माजिद साहब, सबसे पहले तो हम रात की एक मीडिया टॉक की बात कर लेते हैं जो कि थोड़ी गालिबन 12:30-1 बजे के करीब हुई, जिसमें मौलाना फजल रहमान थे, बिलावल भुट्टो थे, इसहाक डार साहब थे। आइनी तरमीम का मामला बहुत दिनों से ज़ेर बहस था। मामलात जो बॉल थी वो मौलाना की कोर्ट के अंदर थी और अभी तक सूरत हाल कुछ क्लियर हो गई है। जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि अगर नेशनल असम्बली के नंबर्स को हम देखते हैं तो पता ये चलता है कि ये सारा मामला इसलिए रुका हुआ है कि गवर्नमेंट के पास मतलूबा नंबर्स नहीं हैं। अब वो उस नहीं का जो जवाब हासिल करना है उसके अंदर उसकी जो मैनेजमेंट है वो की जा रही है। एक तो इत्तेहादी जमातों से राब्ते हैं, दूसरा फिर मौलाना फजल रहमान से राब्ता है, फिर ये जो 63A का फ़ैसला आया है उसके बाद ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई डिफेक्शन होगी, हॉर्स ट्रेडिंग होगी, तब जाके ये तरमीम पास होगी। तो ये कोई आसान काम उस तरह से लग नहीं रहा। फिर ये है कि चूँकि मौलाना के पास नंबर बहुत ज़्यादा हैं, मैटर करते हैं, तो उनकी तजावीज़ को भी सुना जा रहा है। तो जो 2-3 बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने पहले डिस्कस किए थे उनके हवाले से अभी भी कन्फ्यूजन थी, लेकिन बातचीत से उसको हल किया जा रहा है। मिसाल के तौर पे आइनी अदालत का क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या वो सेपरेट अदालत होगी या कोई स्पेशल बेंच होगा। फिर यह है कि जजेस की जो एज है, उनकी रिटायरमेंट है, उसके ऊपर डिस्कशन अभी भी हो रही है। और इसी तरह फिर यह है कि जो आइनी अदालत के जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट का क्या तरीक़ेकार होगा। सो ये वो 2-3 ऐसे बड़े पॉइंट हैं कि जिनके ऊपर बहुत सी जमातें और लोग तशवीश का इजहार कर रहे थे। सो अब उसमें ये बेसिक एक इत्तफाक राय तो हो गया है कि जी रिफॉर्म्स होनी चाहिए। अदलिया के जो रिज़ल्ट्स हैं या आवाम से जो उनका राब्ता है या आवाम की दादरसी के लिए जो उनकी कोशिशें हैं वो को मुनासिब नहीं है। तो ये काम किया जाएगा, लेकिन उसकी हतमी शक्ल क्या निकलेगी वो मुझे ऐसे लगता है कि जो पहली एफर्ट की गई थी जिसे हम तरमीम का फ़ेज़ 1 कह सकते हैं, ठीक है। मोहसिन नकवी और आज़म नज़ीर तारड़ जिसको लीड कर रहे थे, वैसा मुसवदा नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि उस टाइम बड़ी हाई होप्स थी, गवर्नमेंट बिल्कुल अफरा तफरी में ये सारा कुछ करवाना चाह रही थी, फिर उनको थोड़ा सा स्टेप बैक करना पड़ा। तो अब ऐसे लग रहा है कि वो जो पहले चीज़ें थी कि सारा कुछ हो जाएगा, अदालत बन जाएगी, जजेस आ जाएंगे, अपॉइंटमेंट हो जाएगी, उम्र का मसला हल हो जाएगा, तो अब ऐसे लग रहा है कि जो कंसेंसस डेवलप होगा उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को थोड़ा सा पीछा हटना पड़ेगा, पीछे बैकफुट पे आना पड़ेगा आपके मुताबिक। अच्छा,
जाहिर है कल मौलाना साहब ने ये भी कहा कि वो आज पीटीआई से मुलाकात भी करेंगे और पीटीआई को भी ऑन बोर्ड या उनके साथ जो के लिए मुशावरत के लिए कि वो कोशिश करेंगे। पीटीआई पहले दिन से जब मौलाना साहब ने स्टैंड अपना एक स्ट्रॉन्ग लिया था कि जी वो हुकूमत का साथ नहीं देंगे और आईनी तरामीम को लेकर मौलाना ने बहुत एक फर्म स्टांस के साथ अपना ओपिनियन बनाया था, जिसपे पीटीआई को बड़ा उन्होंने इनकरेज भी किया था। लतीफ़ खोसा साहब हों, बैरिस्टर गौहर हों, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया था कि जी बड़ा अच्छा स्टांस है, मौलाना साहब हमारी साइड पर ही है। इवन कल सलमान अकरम राजा साहब भी एक शो में बैठे हुए थे, वो यही बात कर रहे थे। ये मौलाना साहब की जो कल इशाइये के बाद एक टॉक थी, आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ अब इस सारे मामले में मौलाना साहब के साथ इत्तफाक के राय पे कुछ करेगी डिस्कशन? तो तहरीक इंसाफ का केस इंटरेस्टिंग इसलिए है कि मौलाना फजलुर रहमान उनके लिए एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में, पीपल्स पार्टी में और तहरीक इंसाफ में कोई उस तरह से डायरेक्ट मिसाली राब्ते तो नहीं है, उनकी लड़ाई झगड़ा बयानात चलते रहते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान एक ऐसा चैनल है कि जिसके थ्रू वो जो तजावीज़ हैं या जो कंसेंसस का रास्ता है वो डेवलप किया जा सकता है, इसलिए मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ से भी राब्ते में रहते हैं। और सुनने में यही आ रहा है कि कोशिश ये की जा रही है कि तहरीक इंसाफ की जो तजावीज़ हैं उनमें से भी कुछ ना कुछ हासिल करके जो काबिल कबूल हैं उनको एडजस्ट किया जाए, ताकि वो जो एक इम्प्रेशन आ रहा है कि जी छापे मारे जा रहे हैं, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, लोगों को दबाव में रखा जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, तो वो उन मामलात से निकलते हुए तहरीक इंसाफ को भी थोड़ा सा राज़ी करने की कोशिश की जाए। लेकिन ऐसा होता अभी तक नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये हिट एंड कैच का जो एक फार्मूला होता है कि आप एक तरफ से जो है वो ऑफ़र करते हैं, दूसरी तरफ से आप फियर क्रिएट करते हैं, तो वो उन मामलात को किया जा रहा है। तो अब देखना ये कि मौलाना फजलुर रहमान, उसकी वजह ये कि दोनों जमातों के स्टेक्स बहुत हाई हैं। जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, जिस तरह का एक कशीदा माहौल है, उसमें अगर कोई भी जमात अपना स्टांस बदलती है तो उनको पता है कि उनका वोटर, उनका जो सपोर्टर है वो किस तरह रिएक्ट करेगा और उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट क्या होगी। तो अगर किसी ने राय बदलनी है तो या तो उसके सामने कोई ऐसा पुरकशिश पैकेज होना चाहिए, ऑफर होनी चाहिए कि जिसकी बुनियाद पे वो करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपने पुराने मौक़िफ़ के साथ जुड़े रहेंगे और कुछ ना कुछ इत्तफाक़ राय की कोशिश की जाएगी। ठीक हो गया, बेहतरीन। अच्छा जी, अब SCO कॉन्फ्रेंस की बात कर लेते हैं हमारी साहब। जिस तरह से हमने देखा है बड़ी अच्छी एक डेवलपमेंट और पाकिस्तान ने इस एक्टिविटी को दो के हमने पहले आईनी तरामीम को डिस्कस करना मुनासिब समझा और कल से यही हो रहा है कि हम ओवरशैडो कर रही है कहीं ना कहीं आईनी तरामीम का मामला। लेकिन पाकिस्तान ने बड़े बेहतरीन अंदाज में इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करवाया। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ, इवन चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर का आना, भारत के वज़ीर ख़ारिजा का आना, और कल हमने देखा इसाक डार साहब और जयशंकर की जो सीटिंग अरेंजमेंट थी वो भी साथ हुई और क्रिकेट डिप्लोमेसी के ऊपर भी बात हुई। तो एक अच्छी डेवलपमेंट है। डू यू थिंक दैट? बिल्कुल जी, और उसकी वजह यह है कि ये जो तंजीम है इसका बैकग्राउंड भी यही है कि वो तमाम मुल्क जिनके आपस में इख्तलाफात थे उन्होंने कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाला। और पहले ये तंजीम मिलती जुलती इससे जो थी वो मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए बनी थी, लेकिन फिर उन्होंने वक्त के साथ साथ इस चीज़ को समझा कि नहीं, अब हमें मईशत की तरफ आना चाहिए, इकनॉमिक कोऑपरेशन की तरफ आना चाहिए, इक्तसादी ताउन के जो मामलात हैं उनको लेके आगे चलना चाहिए। तो बिल्कुल इस तंजीम में पोटेंशल है, एक बड़ा अहम इजलास था। अब हुकूमत पाकिस्तान पे ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इसको एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स के अंदर और कॉपरेशन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि यहीं पे प्रॉब्लम आता है। एक कॉन्फ्रेंस तो अच्छी हो जाती है, स्पीचेस हो जाती हैं, लोग अपने ताउन की यकीन दहानी करवाते हैं, बट फिर जब हम अपने माहौल में देखते हैं कि हमारी पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस के अलावा बाकी फॉल्ट लाइंस क्या हैं, मिसाल के तौर पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का पाकिस्तान में मसला है, पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को किस तरह से सॉफ्टली फ्रेंडली एडजस्ट किया जाए, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इन चीज़ों को कन्वर्ट कैसे किया जाएगा, अब ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्वेस्टमेंट्स, वो ताउन, वो तमाम मुआहदे, उन पे अमल दरामद हो ताकि उसका पाकिस्तान के मुआशी हालात के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो फ़ोटो ऑप्स के लिए तो बहुत अच्छा है, PR के लिए भी बहुत अच्छा है, एक बहुत बड़ा इवेंट है जो पाकिस्तान ने 20-25 साल में होस्ट किया है, लेकिन प्रैक्टिकली फिर वो ट्रांसफ़र उस तरह से नहीं हो पाएगा। यू आर सो राइट। और यहीं पे चैलेंज आता है माजिद, जब भी हम इन चीज़ों को MOUs की बात करते हैं, साइन हो जाते हैं, सरमायाकारी को लेके इंटरेस्ट शो होता है, मुख्तलिफ
बातें हैं या डिस्कशंस होती हैं, लेकिन उसके बाद जब हम इनको कॉन्क्रीट या सीमेंट करने की बात आती है इन मुआहिदों को, तो हमें वहाँ पे बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन कल जिस तरह से हम देख रहे थे, रूसी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब की, और आर्मी चीफ की भी मुलाकात हुई। इसके अलावा चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर की आमद बड़ी इंपॉर्टेंट रही। 4 दिन के जो कह लें वो दौरे के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। आप क्या समझते हैं माजिद, ये जो सी पैक वाला मामला है, इसमें हमें बड़े चैलेंजेस हैं। ज़ाहिर है दहशतगर्दी अपनी तरफ है, दीगर हमारे चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद हैं। चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर का आना और जो गवादर एयरपोर्ट है इसका वर्चुअल इफ्तिताह होना, फिर सी पैक को लेकर डिस्कशंस होना, कितना ये फ्रूटफुल होगी ये उनका विज़िट? डेफिनेटली चाइना के साथ तो हमारे ताल्लुकात बेहतर हैं, लेकिन गुज़िश्ता 2-3 साल में स्पेशली सी पैक के हवाले से कोई इतनी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं थी। और फिर स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया कि इसको सी पैक फ़ेज़ 2 के नाम से लॉन्च किया जाए और इसके अंदर एक एक्टिविटी जनरेट की जाए। तो अब उसमें बिल्कुल जो मैपिंग है वो तो मौजूद है, टाइमलाइन भी है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की और बिज़नेस इनिशिएट कैसे करना है, तो पाकिस्तान में सी पैक का जो फर्स्ट फेज़ था उसमें हमने देखा कि हमारे पास रोड स्ट्रक्चर के अंदर बहुत इजाफा हुआ, बिजली के हवाले से जो हमारे मसाइल थे वो ख़ासे कम हुए, बलूचिस्तान के अंदर डेवलपमेंट हुई। सो अब इस चीज़ को सेकंड फेज़ में जब हम लिंक करेंगे तो कहीं ना कहीं इसको हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि पहले भी इस तरह के मसाइल हुए कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से ये चीज़ें पीछे रह गई। तो अब बलूचिस्तान का जो मसला है उसके अंदर आपको डायलॉग भी करना पड़ेगा, साथ आपको सिक्योरिटी मेजर्स भी लेने पड़ेंगे। उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी, क्योंकि अल्टीमेट जो रूट बनता है उसका जो सेंटर पॉइंट बनेगा या हब बनेगा वो तो गवादर ही होगा। बिल्कुल। सो वो वहाँ तक पहुँचने के लिए मेरा ख्याल है कि एक नई स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, जिसके बारे में अभी लग रहा है कि स्टेट और उसके जो इदारे हैं वो फोकस्ड हैं। और जिस तरह से चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर के साथ इंगेज किया गया और जिस तरह से मीटिंग्स हुई हैं, तो उससे ये पता चल रहा है कि सी पैक के हवाले से कुछ ना कुछ संजीदा इक़दाम लिए जाएंगे। ठीक होगा, सी पैक के हवाले से संजीदा इक़दाम लिए जाएंगे। अच्छा, अभी मैंने जयशंकर वज़ीर ख़ारिजा की बात की, इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी आमद से पहले ये बड़ा वाशगाफ अल्फाज में कहा गया था कि जी हमारी कोई बायलैटरल टॉक्स नहीं होंगी, हम सिर्फ इस कॉन्फ्रेंस के लिए आएंगे और वही जो कि उसका पर्पज़ है। लेकिन देखा कल कि कुछ बातें भी हुई दहशतगर्दी को लेकर, दीगर मामलात को, तिजारत को लेकर बहुत सारी डिस्कशंस हुई। ये जो कहने वाले कह रहे हैं कि वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान आना इटसेल्फ कहीं ना कहीं इंडिया की पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी या सॉफ्टनेस हमने देखी है। डू यू एग्री? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया का जो पिछले 5 साल का बैकग्राउंड है वो खासा तल्ख है। हमने देखा आर्टिकल 370 है, कश्मीर के मामलात हैं, इलेक्शंस हुए यहाँ पे भी वहाँ पे भी, तो उसको देखते हुए जब हम इस चीज़ को गेज करते हैं तो वाकई ये एक अहम स्टेप लगता है। उसकी वजह ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी गोवा गए थे और उन्होंने वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी, और ये चूँकि प्लेटफॉर्म ऐसा था कि जिसको इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता था कि इसमें वो शरीक ना हो, तो इसलिए उन्होंने उसका एक मॉडरेट सा रास्ता निकाला कि हम SCO के लिए तो आएंगे बट दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए हम अभी कंफर्टेबल नहीं हैं। लेकिन फिर चूँकि जैसा कि कहा जाता है कि सफारतकारी जो है जंगों के बाद भी डिप्लोमेसी से ही काम लिया जाता है, तो क्यों ना उससे पहले ये सारी चीज़ें कर ली जाएं। तो इसलिए फिर सॉफ्टली कुछ ना कुछ गपशप हुई है, सो दैट वो जो थोड़ा सा बर्फ़ पिघलने का आगाज़ हो और बड़े बेसिक से मेजर्स लिए जाएं, ताकि वो जो एक कन्फ्रंटेशन है या दोनों के आपस में बदएतमादी के माहौल हैं जिसमें इजाफा हो रहा है। कश्मीर के रिसेंटली अभी इलेक्शंस हुए हैं, सो इन सारी चीज़ों को देखें तो फिर पता चलता है कि कुछ ना कुछ SCO का प्रेशर भी था, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं दोनों मुल्कों में ये सोच मौजूद है कि अब इस चीज़ को किस तरह से मैनेज करना है, क्योंकि इस तरह से तो चला नहीं जा सकता। लेकिन उसमें यह है कि दोनों मुल्क ये चाहते हैं कि उनकी डिग्निटी, उनकी सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि जिससे चीज़ों को थोड़ा सा मुफाहमत की तरफ लेके आया जाए। ठीक हो गया। अब ज़रा पॉलिटिकली जो हमारा टेम्परेचर है, तहरीक इंसाफ के इंटरनल मैटर्स, अब जाहिर है अभी जो बानी पीटियाँ हैं उनकी सेहत के हवाले से बहुत सारे कंसर्न्स मौजूद थे। इवन जो जमाइमा खान है उन्होंने भी इस हवाले से ट्वीट वगैरह किया जिसमें ख्वाजा आसिफ ने भी उनको बात की, और दूसरी जानिब जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके हवाले से डॉक्टर आसिम की मुलाकात हो, उसके हवाले से तहरीक इंसाफ
एतराज़ात कर रही है, और बैरिस्टर गौहर साहब के ऊपर जो कह लें एतमाद का इजहार ना करना है बहुत सारे पार्टी लीडरान का। आप क्या समझते हैं तहरीक इंसाफ के अंदर के जो कंसर्न्स हैं, ये आपस में उलझ रहे हैं ये लोग? बिल्कुल उलझ रहे हैं जी, और उसकी वजह यह है कि जो पार्टी लीडर है, पार्टी की सेकंड ईयर की जो क़यादत है और जो कारकुन है, वो सिंक नहीं है। तीनों की अलग-अलग सोच है, जिसकी बुनियाद पर यह इख्तलाफ राय सामने आता है। और कई दफ़ा तो जो पीटीआई का कारकुन है वो ज़्यादा लीथल हो जाता है, जो कि उसे नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपकी क़यादत ने ही आपके इमोशंस को ट्रांसफॉर्म करके कहीं ना कहीं उससे कोई चीज़ें हासिल करनी है। तो अगर आप उनको ही अदम एतमाद की नज़र से देखेंगे या उनको तनकीद का निशाना बनाएंगे और स्पेशली उन पे अदम एतमाद करते हुए उन्हें गालम गलोच की हद तक लेके जाएंगे, तो फिर ये एक्सपेक्ट करना कि आपके लिए कोई रास्ता बनेगा बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर ये कि पंजाब की तंजीम और केपी की जो तंजीम है पीटीआई की इंटरनल, उसमें इख्तलाफात हैं। केपी वालों का मौक़िफ़ ये है कि हर दफ़ा हम तो एक अच्छा शो प्रेजेंट कर देते हैं, और पंजाब की तंजीम जो है वो सारी की सारी सोई रहती है या गायब है या वटेवर जो भी रीज़न है वो एक्टिव नहीं है। सो इस वजह से अगर ये इख्तलाफात इस तरह से मौजूद रहेंगे तो पीटीआई मेरा ख्याल है वो इम्पेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएगी, जिसकी बुनियाद पे वो ये चाहते हैं कि उनका लीडर रिहा हो, इलेक्शन के मामलात में उनको कोई रिलीफ मिले, वैसे उनके मुकदमात में कमी हो। तो इसके लिए उन्हें जो एक एहतजाजी मुहिम बनानी चाहिए, वो उसका इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा, वो बनती नज़र नहीं आ रही हमारे सामने। इसमें उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ये कि जी हम एहतजाजी मुहिम कैसे करें जब हमारा जमहूरी हक नहीं दिया जा रहा, हमें एहतजाज नहीं करने दिया जाता, फिर गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोगों की पकड़ धकड़ हो रही है। कल हमने देखा, कल मेहरबानो कुरैशी ने भी रात को आई और मीडिया के ऊपर उन्होंने कहा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो भी अपने तौर पे कहते हैं कि जी हुकूमत हमें ये करने नहीं दे रही है तो हम अपना इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करें। लेकिन आपकी बात अपनी जगह पे ठीक है कि इंटरनली चीज़ें इतनी उनकी मिसमैनेज्ड हो रही हैं जिसकी वजह से वो जो एक प्रॉपर इम्पैक्ट है उनके एहतजाज का, जिनको जलसों को उन्होंने एहतजाज में कन्वर्ट किया है, वो उस तरह से इम्पैक्ट नहीं दे पा रहे। तो क्या आप समझते तहरीक इंसाफ भी अपनी जगह पे जो पॉइंट ऑफ व्यू अख्तियार किए हुए ये भी कहीं ना कहीं फैक्टर है इसमें? देखिए, तहरीक इंसाफ चूँकि इस टाइम अपोजिशन में है, उनका ये ख्याल है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना उनको बनाया जा रहा है, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल दुरुस्त हैं। मसला ये है कि इन चीज़ों से निकलने के लिए आपको एक बेहतर स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। आप ये ब्लेम नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट अगर आपको एनओसी नहीं देगी तो फिर जलसा ही नहीं होगा। इस तरह एनओसी की बेस पे तो आज तक कोई तहरीक नहीं चली, ना तो आइंदा चलेगी। सो अगर गवर्नमेंट की जानिब से प्रेशर है तो आपको एक बेहतर मनसूबाबंदी के साथ आगे आना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक स्टेप पीछे हट जाएं, इसका मतलब ये कि आपको ज़्यादा एफर्ट पुट करनी है, आपको अपनी हिकमत अमली को बेहतर करना है। और उसमें ज़रूरी नहीं है तोड़ फोड़ या मार कुटाई है, आप उसको बेहतर डायलॉग के जरिए भी बिल्कुल कर सकते हैं। और सियासतदान का तो काम ही रास्ता निकालना होता है। कहीं ना कहीं जिस तरह हमने अगस्त में देखा कि जलसा मुलतवी करने के हवाले से बातचीत हुई और उसकी बुनियाद पे इन्हें सितंबर के जलसे की इजाज़त मिल गई, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अगर दोनों साइड्स बैठ के बात करना चाहें तो ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन होता फिर वही है कि चूँकि टाइमलाइन का इशू है, स्ट्रेटजी का इशू है, क़यादत और कारकुन के दरमियान फ़र्क बहुत बढ़ता जा रहा है, उसके बाद डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई है, तो क़यादत किस बेस के ऊपर ये सारा कुछ करेगी जब उनको अपने घर से ही जो है वो हाउस इन ऑर्डर नहीं मिलेगा। यस, सो राइट। थैंक यू वेरी मच माजिद, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। माजिद निज़ामी, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। SCO पे भी हमने बात की और साथ साथ कल जो आइनी तरमीम का मामला है उस पर जो डेवलपमेंट हुई उस पर भी माजिद ने अपना तज्ज़िया दिया। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। वैसे तो हम लाहौर में जब वेदर तब्दील हो रहा होता है तो स्मॉग के हवाले से बात करते हैं और स्मॉग के बहुत सारे उससे रिलेटेड इश्यूज़ हैं, लेकिन अभी जिस हवाले से हम बात करने वाले हैं वो सबसे बड़े शहर कराची में जो फ़ज़ाई आलूदगी है उसके बायस जो बढ़ने वाले सांस के इश्यूज़ हैं या सांस के मर्ज़ में इजाफा होने लगा है, जिसके सबसे ज़्यादा असरात जो है बच्चों की सेहत पर पड़ रहे हैं। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जी रोज़ाना 80 से 90 बच्चे आलूदगी की वजह से सांस के
मसाइल के साथ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पहुँचे हैं। ये सूरत हाल जी गले और सीने के इन्फेक्शन से बढ़ती हुई उसकी जो कह लें बढ़ती हुई तादाद की तरफ भी इशारा करती है, लेकिन इसके साथ साथ जो दमे के मर्ज का भी बाइस बन रही है। गुज़िश्ता माह के मुकाबले में जी सांस की बीमारियों में दुगना इजाफे का सबूत है कि अगर फौरी तौर पर एहतियात ना की गई, एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की गई तो ये मसला तशवीशनाक हद तक बढ़ सकता है। इस वक्त सैयद जफ़र अहमद फातमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने हमें अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है और बहुत अलार्मिंग भी है एट द सेम टाइम, जहाँ पे हम पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और पॉल्यूशन के साथ इस तरह के मसाइल का बढ़ना और कराची जैसे शहर में बढ़ना, ज़ाहिर है लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी या घरों से निकलना है, काम पे भी जाना है, अपने मुख्तलिफ काम भी करने हैं, तो कैसे इस चीज़ पे या इस सूरत हाल पे काबू पाया जाए? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस important, very important health issue for Karachi and big cities like Lahore and any other city. कराची और लाहौर हमेशा नंबर 1, नंबर 2 एयर क्वालिटी में रहता है अनफॉर्चुनेटली, और इसमें बहुत दिनों से मैं इस पे हमारी बात हो रही है कि इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। अगर कराची की बात की जाए तो उसमें जो मेजर एयर पोल्यूशन या फ़िज़ाई आलूदगी जो प्रोड्यूस करने वाली चीज़ें हैं, उसमें जो सामने है बहुत ही ट्रैफिक मैनेजमेंट है और ट्रैफिक की जो एमिशन है, इंडस्ट्रियल एमिशन है, जो मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन एक और बड़ा मसला जो पिछले कुछ सालों से होता जा रहा है वो 2 स्ट्रोक इंजन और ये जो मोटर बाइक्स हैं जिसमें प्रॉपर इंजन्स नहीं होते और उसमें एमिशंस बहुत ही टॉक्सिक गैसेस निकल रही होती हैं। तीसरी चीज़ जो एक अहम है, जो कि पूरे शहर में आपने देखा है कि कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन या टूटी हुई रोडें हैं, जिसकी वजह से एक ख़ास प्रोपोर्शन जो धूल और मिट्टी का भी जो है एक तूफान है पूरे शहर में। तो ये सारी चीज़ें 2 या 3 चीज़ें जिसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक ट्रैफिक मैनेजमेंट है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है और ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट है, जिसमें कि बड़ी बसेस की बात है। एक चीज़ और जो कि पिछले ही दिनों हमारी डिस्कशन हो रही थी कि हम यूरो 2 पेट्रोल और यूरो 3 पेट्रोल की बात कर रहे हैं, यूरो 5 पेट्रोल की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, यूरो 5 स्टैंडर्ड्स की। इसलिए कि यूरो 5 स्टैंडर्ड्स का मतलब है उसमें जो सल्फर और दूसरे जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं उसकी जो मिक़दार है वो बहुत ही कम होती है। तो जितना भी पेट्रोल जलेगा तो सल्फर ऑक्साइड जो कि बहुत ही एज़मा के लिए या रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए बहुत ही टॉक्सिक है, उसकी मिक़दार कम हो सकेगी। तो अभी तक हमारे पास जो पेट्रोल है वो यूरो 3 और यूरो 4 में के स्टैंडर्ड्स पे हम यूज़ कर रहे हैं, उसको हमें पुश करना चाहिए ताकि हम यूरो 5 का पेट्रोल जो है, यूरो 5 स्टैंडर्ड्स का पेट्रोल एटलीस्ट यूज़ करना शुरू करें। ठीक है। और उसमें जो है सल्फर की मिक़दार काफ़ी कम होगी, जिसकी वजह से ये काफ़ी मसाइल कम हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने जैसे खुद भी बात की, ये तो फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को लेकर। अब जाहिर है ये मसाइल अपनी जगह पे मौजूद हैं और हमें इससे बचना है। क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार कीजिए, और स्पेसिफिकली मैं बच्चों के हवाले से बात करूंगी। ज़ाहिर है स्कूल गोइंग बच्चे हैं, पेरेंट्स ने भी जाना है, साथ उनको ड्रॉप करना है। बच्चों का स्कूल में क्या एक्सपोजर है, ग्राउंड में खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो पेरेंट्स और बच्चों के लिए हम क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं? देखिए, एक तो ये है कि अगर हमारे पास अच्छी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग हो तो हमें जो हाई पोल्यूटेड आवर्स हैं, रश आवर्स या इस तरह के, या इन इफेक्ट कराची में ही जो हाई पोल्यूटेड एरियाज हैं उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर हम वहाँ पर उस वक्त पे हम कोशिश करें कम से कम जो है वो ट्रैवल करें। और दूसरी चीज़, मास्क का जो इस्तेमाल है वो भी कुछ ना कुछ हद तक हमें उससे प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन वो हल नहीं है। और सो मॉनिटरिंग इंडिविजुअल लेवल पे कि किस वक्त निकलना चाहिए। ज़ाहिर है स्कूल का तो एक टाइम है, वो उसी वक्त ही निकलेंगे और ज़ाहिर है अपने घर से निकलेंगे, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है मास्क की जो है एहतियाती तदबीर इस्तेमाल की जा सकती है इंडिविजुअल लेवल पे। लेकिन वो इंडिविजुअल लेवल पे मास्क इस्तेमाल करना इतना
इफेक्टिव नहीं है, आई वुड से। बिल्कुल। इसलिए इसको अगर आपको इफेक्टिव बनाना है तो गवर्नमेंट लेवल पे आपको ट्रैफिक मैनेजमेंट और मास ट्रांसपोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। इसलिए कि जो बच्चा कराची और लाहौर में इस वक्त पैदा हो रहा है, मैं नहीं कह रहा, WHO कह रहा है कि उसकी उम्र कम से कम 5 से 7 साल कम है, इसलिए कि जितना वो पोल्यूशन इस वक्त एक्सपोज हो रहा है, तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसकी कम से कम 5 से 7 साल कम होगी। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है जिसके लिए, और ये बहुत बड़ी कॉस्ट है जो कि हमें एज अ नेशन हमें उठानी पड़ेगी इन द लॉन्गर रन, चुकानी पड़ रही है और चुकानी पड़ेगी लॉन्गर रन में भी। तो उसके लिए हमें अभी से एहतियाती तदाबीर करने की जरूरत है और इंटरवेंशन करने की जरूरत है, और वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा हमारी पॉपुलेशन। इसलिए कि अगर पॉपुलेशन हमारी बीमार हो जाती है तो कौन उसका जिम्मेदार, उसके लिए भी हमें ही कुछ ना कुछ करना पड़ता है। उसकी कॉस्ट भी हॉस्पिटल्स में और लो प्रोडक्टिविटी की सूरत में हमें उठानी पड़ती है। तो अल्टीमेटली अगर पॉपुलेशन आपकी बीमार है, बच्चे आपके बीमार है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है, उसके सिर्फ लंग्स के ही मसाइल नहीं है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी और स्ट्रोक भी जो है एयर पोल्यूशन के साथ, इवन प्रेगनेंसी लॉसेस भी जो है, लो बर्थ वेट और प्रेगनेंसी आउटकम्स जो हैं वो भी इससे एसोसिएटेड हैं, जो कि हम काउंट नहीं करते हैं। तो ये बहुत बड़ा लॉस है, और ये सिर्फ एक ह्यूमन हेल्थ की ही बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर आप सिर्फ कार की लाइफ पे चले जाएं, सल्फर कंटेंट जो है अगर वो ज्यादा होता है तो आपका कार का इंजन जो है वो डैमेज जल्दी होता है और उसकी लाइफ कम हो जाती है। इसी तरह से जितनी भी इंडस्ट्री है उसकी लाइफ कम हो जाती है। सो इट्स नॉट ओनली द ह्यूमन हेल्थ, द ओवरऑल इकोनॉमिकल हेल्थ और इकोसिस्टम हेल्थ जो है वो इससे डैमेज हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बात की है फ्यूल का, यूरो 5 वाला जो आपने अभी मेंशन भी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जब भी इवन हम जब पावर प्लांट्स की बात कर रहे हैं, कोल से जो चलते हैं, और हमने ये थर में भी देखा है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स में बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रही हैं टुवर्ड्स दिस स्मॉग, दिस पॉल्यूशन एंड एवरीथिंग। डू यू थिंक कि हमें इन चीज़ों पे भी फोकस करना है, क्योंकि विद टाइम एंड विद ईच पासिंग ईयर जो स्मॉग की रेशो है या पॉल्यूशन की रेशो है वो कहीं कंट्रोल नहीं हो रही, बल्कि उसमें मजीद कोई ना कोई चीज़ ऐड ही होती चली जा रही है। बिल्कुल, देखिए, जो चीज़ आप जलाएंगे, जितना गंदा पेट्रोल जलाएंगे, जितना गंदा कचरा जलाएंगे फॉर एग्जांपल, उतना ही एमिशन, वही टॉक्सिक गैसेस आपकी निकलेंगी। इसलिए सारी दुनिया में जितने भी वेस्टर्न वर्ल्ड है उसमें यूरो 5 अब वो यूरो 6 स्टैंडर्ड्स की तरफ जा रहे हैं, और हमें इसमें फ़ायदा है, ना ही हेल्थ का फ़ायदा है। अब 275 का पेट्रोल, 275 280 का तो लीटर का पेट्रोल हो ही गया है। अगर उसमें 5-10 रुपए का इजाफा और हो जाता है, लेकिन उससे आपकी सेहत जो है और आपकी इंडस्ट्री और आपकी कारें और आपकी इकोनॉमी पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, तो व्हाई नॉट वी शुड पुश दीज इंडस्ट्री, जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, कि वो यूरो 5 स्टैंडर्ड्स को मीट करें, और जिसका हमें इकोनॉमिकल फ़ायदा होगा। सिर्फ हेल्थ पे ही फ़ायदा नहीं होगा, ओवरऑल इकोनॉमी GDP पे हमें फ़ायदा होगा अगर हम उसके स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। दूसरा एंगल जो यूरो 5 के स्टैंडर्ड्स का है कि अगर हम ब्लैक कार्बन और ये सारी चीज़ें कम करते हैं तो उस पर क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट इम्पैक्ट भी है। तो दूसरा एंगल क्लाइमेट का भी है, जिसके क्लाइमेट बेनिफिट, देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड को बेनिफिट, कि हेल्थ बेनिफिट भी है, इकोनॉमिक बेनिफिट भी है और क्लाइमेट बेनिफिट भी है। तो ये 3 तरह से इसका हमारा फ़ायदा है, तो इसको समझना चाहिए और फौरी इस पे अमल करने की ज़रूरत है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। सैयद जफ़र अहमद फ़ातिमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी, कराची जैसे शहर की तो हमने बात की है, लेकिन ओवरऑल जो चाहे वो लाहौर हो या कराची हो या कोई भी शहर हो, अगर पॉल्यूशन इसी रफ्तार से बढ़ती रही और खुदा न खास्ता जिस तरह से हम ये सांस रिलेटेड इशूज़ के मसाइल का बात कर रहे हैं, ये बहुत एक अलार्मिंग चीज़ है, क्योंकि आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को किस हद तक रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। आपने बाहर भी निकलना है, काम भी करना है, इसी फ़ज़ा में जाना है, तो हमें अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने
करने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे भी काम करना है। शॉर्ट टर्म गोल्स तो अचीव हम करने की कोशिश करते ही हैं, लेकिन ये पॉल्यूशन के रूट कॉजेज़ को अगर पकड़ा ना गया तो आइंदा आने वाले दिनों में, सालों में क्या सूरत हाल होगी, वी कांट इवन इमेजिन। तो हमने इस हवाले से बात की। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और अब हम कराची के हवाले से, बल्कि इनफैक्ट सिंध के हवाले से बात करेंगे, जहां पर रेस्क्यू 1122 की खदमात अब सिंध के पूरे 30 अजला में मैसर होगी। इनका जो रिस्पॉन्स टाइम है उसके हवाले से भी, और ओवरऑल जिन 30 अजला की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, हमारे ब्यूरो चीफ कराची समर अब्बास इस हवाले से बता रहे हैं। EHS क्या है और आवाम इससे किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? समर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका और आपके पब्लिक टीवी का कि जो आप आए हैं और ये बात कर रहे हैं। और मुझे ये भी पता है कि जी पब्लिक टीवी के बहुत सारी फॉलोअर हैं और बहुत फॉलोअरशिप है, तो आई एम श्योर वो जब ये सुनेंगे भी और कुछ दोस्तों को इसमें से फ़ायदा भी होगा। कराची में, सिंध में और पूरे पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज्ड प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट या एम्बुलेंस सिस्टम का बहुत अच्छा रुझान नहीं रहा। सिंध गवर्नमेंट ने एक नया इदारा खड़ा कर दिया सिंध गवर्नमेंट के ज़रिए कंट्रोल, और वो इदारा ये था SIHS, सिंध इंटीग्रेटेड एमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज। 1122 कॉल करें, आपको एम्बुलेंस चाहिए, और एम्बुलेंस कौन सी वाली चाहिए? बेसिक एम्बुलेंस जो नॉर्मल है, एडवांस एम्बुलेंस है जो कि सीरियस लोगों के लिए है, या कार्डियक लाइफ सेविंग जो है, जो कि एडवांस कार्डियक लाइफ सेविंग, जो कि हार्ट अटैक या वेंटिलेटर वाली जो एम्बुलेंसेस हैं वो, ये सर्विस 24/7 है। एक सेकंड के लिए भी ये सर्विस बंद नहीं होती। नेक्स्ट जो है वो हमारा है एयर एम्बुलेंस का, वो बातचीत हो गई है। इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों के अंदर एयर एम्बुलेंस का जो कॉन्सेप्ट हमारा वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब हमारे पास बोट एम्बुलेंस शुरू हो रही है कोस्टल एरिया के लिए, मरीन एम्बुलेंस के, जो मुबारक विलेज से दरिया सिंध के अंदर जो है, तो उधर वहाँ पे बोट सर्विस हमारी शुरू हो रही है। आला कारकर्दगी, गवर्नमेंट की सपोर्ट हमें बहुत है, फिर लोगों की सपोर्ट बहुत है, तो उस वजह से हम क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये वाहिद इदारा है जो कि US के 911 एमरजेंसी सिस्टम का मेंबर बन गए हैं हम। लास्ट ईयर हम गए थे और वहाँ पे हमने ये अवार्ड भी मिला और मेंबरशिप भी मिली। आवाम 1122 पर किस तरह जो है मदद तलब कर सकते हैं? 1122 पे रिंग करें, और अगर आप वाकई बीमार हैं तो आप उस ट्राइज में फ़िट हो जाएंगे। हमारा जो वर्कलोड है वो प्रोफेशनल तरीके से फ़िल्टर होके आगे चला जाता है, और जो लेस प्रायोरिटी वाले जो लोग हैं उनको बताया जाता है कि जी आपका मसला ज़रूर है, लेकिन हार्ट अटैक वाला सर के दर्द वाले से प्रायोरिटी पे है। अगर किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो वेंटिलेटर लगाने वाला जो है वो प्रायोरिटी पे है, और पेट के दर्द वाला जो है वो आधा घंटा और बर्दाश्त कर ले, तो या कोई और बंदोबस्त कर ले। इस वक्त हम 2700 कॉल से शुरू हुए थे 3 साल पहले। 2700 कॉल पर डे के एवरेज आया था पहले महीने का, और फिर बाद में तो इस वक्त हमारा 20,000 कॉल्स पर डे है। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। अब जो होनहार तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद है उनसे आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी अहमद ज़का, हस्साम मुअज़्ज़म, अयान तारिक, अयान सुल्तान। ये वो बच्चे हैं जी जिन्होंने गार्डन टाउन इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशंस में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके पोजीशंस हासिल की हैं। मॉडल यूनाइटेड नेशंस की बात की जाए तो ये एक तालीमी सिमुलेशन है जो तलबा को आलमी सफारतकारी के हवाले से बात करें, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से बात करें और अक़वाम मुत्तहिदा की दुनिया में मशगूल होने का मौका फराहम करती है। इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले अफराद जो हैं मुख्तलिफ मुल्कों की नुमाइंदगी करते हैं और आलमी मसाइल पर बहस करते हैं। मुज़ाकरात यानी डिप्लोमेसी की हम बात कर रहे हैं, कुछ डिस्कशंस होती हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। MUN तलबा को जो के लिए स्किल्स भी प्रोवाइड करता है
जो तालीमी और पेशावराना दोनों मैदानों में इंतहाई कारआमद होती है। इन बच्चों ने जी इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लॉ के लॉ इवेंट में रनर अप बेहतरीन डेलीगेशन का एजाज़ अपने नाम किया है। इनमें से किसका क्या रोल रहा है और किन हवालों से इन्होंने डिस्कशंस में पार्टिसिपेट किया है, इनसे ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद इस बेहतरीन कारकर्दगी के लिए। बहुत सारे लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, हमारे देखने वालों को बताएं कि आखिर ये MUN है क्या? So basically मेरा नाम मोहम्मद अहमद ज़का चुगताई है and I would be serving as the Director General for this year's Garden Town International Model United Nations। अब ये जो MUN है it's taken from United Nations, Model United Nations। अब मॉडल का ये जो वर्ड है ये स्पेसिफाई करता है it's a simulation of United Nations and we all know United Nations is a peacekeeping organization, right? और इसके three parts होते हैं। Number 1 is its political part, number 2 it's humanitarian part और तीसरा होता है इसका social part, alright? तो basically in an MUN there are several committees based on that. What we do is we assign a topic for each committee. Each committee is given a specific agenda, right? For example मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आजकल सबसे बड़ा इशू कौन सा चल रहा है? इजराइल पैलेस्टाइन, राइट? तो उसका एक एजेंडा होगा। देन हमारे MUNs पर जो भी डेलीगेट्स आते हैं वी असाइन देम कंट्रीज। लाइक फॉर एग्जांपल किसी को यूनाइटेड स्टेट्स दे दिया तो उस डेलीगेट ने उस कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने, उस पर डिबेट करनी है। एंड MUN और यूजुअली MUNs जो हैं देर बेस्ड ऑन 3 days और 4 days। वी बेसिकली आजकल पाकिस्तान में 3 days के MUN ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, राइट? इन विच यू हैव टू डिबेट, देन यू हैव टू नेगोशिएट इन अनमॉडरेटेड कॉकस एंड देन यू हैव टू ऑल्सो ड्राफ्ट। Why? Because in MUNs, just like in the United Nations, you are being chaired. There is a days. वो proper जो days है, that judges you upon the criteria that has been set by Harvard MUN and there is the Harvard MUN rules of procedure of 2023 that we follow. अब 2024 के अंदर जो Harvard MUN होगा उसके rules of procedure यूज़ करेंगे। इसके अलावा वी ऑल नो कि ये कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर लोग आकर डिबेट करते हैं, सोशलाइज करते हैं, जीत रहे हैं, राइट? तो जीतने के लिए आपको एक सोल्यूशन ड्राफ्ट करना पड़ता है। एज वी नो यूनाइटेड नेशंस इज़ अ पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके लिए आपको एक सोल्यूशन ड्राफ्ट करना पड़ता है, उसे कहते हैं ड्राफ्ट रेजोल्यूशन। तो डेलीगेट्स ये करते हैं और फिर उसे उसी बेसिस पर जज करके उन्हें हम अवार्ड देते हैं। सो दैट इज़ व्हाट बेसिकली MUN ये होता है। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, मुझे MUN के हवाले से बताएं कि किस तरह की जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो आप सीखते हैं इस प्लेटफॉर्म से। Assalamu alaikum. First of all, my name is Ayan Tariq and I will be serving as Director Secretariat Affairs for GTI MUN. And now answering your question, आपने पूछा कि leadership skills और other skills जो GTI के साथ होती हैं। Firstly, आपको पता होना चाहिए कि जो MUN होता है उसमें leadership is one of the main things that judges judge you on. Award का criteria उसमें leadership is one of the most important things, जिसको MUN terms में कहा जाता है diplomacy। अब आप किसी भी इशू को लेंगे, आपने अपने जो डेलीगेट्स हैं उनको एक गाइडेंस देनी होती है कि हमने इस तरह बात करनी है, इस तरीके से इशू को रिजॉल्व करना है। ये चीज़ें आपको MUN सिखाती हैं, लीडरशिप। आप एक ऐसा रोल लेते हो जिसमें आप 30 और 40 पीपल को लीड करते हो। फिर उसके अलावा द अदर स्किल्स में भी रिसर्च स्किल्स। जब एक कोई डेलीगेट आता है कमेटी में, रिसर्च इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन एन MUN। आपके पॉइंट्स, आप किन किन चीज़ों पे बात कर रहे हो, दीज आर द थिंग्स दैट आर मोस्ट हेविली जज्ड बाय द डाइस और द जजेस। उसके अलावा आपकी आ जाती हैं वोकल टोन्स और स्पीच वाली स्किल्स। यानी आपके पास पॉइंट्स भी हैं, आपके पास इन्फ्लुएंस भी है, लेकिन आपकी आवाज़ दूसरे लोग सुन ही नहीं रहे। तो उसके लिए आपको अपनी स्पीच की स्किल्स, रिसर्च स्किल्स एंड लीडरशिप स्किल्स, तीनों चीज़ें आप MUN से सीख लेते हैं। दैट्स अमेजिंग, यानी बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया जाता है। अच्छा, आप लोगों ने बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, पोजीशंस हासिल की हैं। MUN के हवाले से बात की जाए तो ये आपकी अचीवमेंट्स हैं किस हवाले से, और ये भी बताइएगा कि फ्यूचर में आपको इस सारे चीज़ में पार्टिसिपेशन के क्या एडवांटेज या किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है। पहले तो मैं मोहम्मद अयान सुल्तान मलिक हूँ, आई एम इन O2। और टू आंसर योर क्वेश्चन, तो बीकन हाउस गार्डन टाउन कैंपस का GTI MUN हमारी लेगेसी पहले हम शायद आपको प्रूव करना चाहें। हम काफ़ी सालों से मॉडल यूनाइटेड नेशंस कर रहे हैं और काफ़ी जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने जो ग्रेजुएट किया वो करंटली सर्व कर रहे हैं इन
यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। ओके ये प्रूव करता है कि जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स होते हैं दे डेवलप अ पर्सन और उनको इम्प्रूव करते हैं। उनके सारे एक MUN एक इंसान के सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स और प्रैक्टिकल लाइफ के जो एस्पेक्ट्स नेसेसरी होते हैं उनको इम्प्रूव करते हैं। ठीक है। हमारे लिए GTI MUN हमारे लिए एक बहुत ही प्राइडफुल और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑफ आवर स्कूल और बिकॉज ऑफ दिस हमने लेगेसी कीप अप की है फॉर मल्टीपल ईयर्स और इंशाल्लाह वी विल कीप इट अप इन दिस ईयर एज वेल। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये भी बताएं कि ये MUN में पार्टिसिपेशन से इसने आपको और आपकी स्किल्स को पॉलिश करने में, इन्हांस करने में किस तरह से रोल प्ले किया और इस अचीवमेंट को आप कैसे देखते हैं? मेरा नाम मोहम्मद इसाम है एंड आई एम इन चार्ज ऑफ द अफेयर्स ऑफ GTI MUN 2024 रिगार्डिंग MUNs एंड हाउ दे हैव नरिश मी। MUNs सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि जो भी पार्टिसिपेट करता है उनमें they are a way of developing your public speaking skills. Okay. Public speaking would make you learn कि ना सिर्फ कैसे आपने MUNs में बोलना है but in real life how you are able to speak. इससे आपके बोलने के अंदाज डेवलप होते हैं। You learn the leadership skills as well as problem solving skills because MUNs में if you have a problem, if you have a speech during the MUN then आपको उसका solution निकालना होता है and for that you also learn how to make a solution of a problem. Furthermore, MUNs में achievements is also a thing that is to be proud of. अगर MUNs में आप awards जीते हो and for me as well when I look back at my MUN performance, when I look back at my society's MUN performance and how we have won, how I have won, it is a good history and it also helps me to develop more and encourages me to perform better in our society as well. ज़बरदस्त। अभी जैसे आपने कहा कि आपने लेगेसी को कंटिन्यू किया है तो ये भी बताएं कि आपके सीनियर्स ने आपकी किस तरह से हेल्प की, आपकी सोसाइटी जो जिसमें आप लोग जिसके थ्रू आप पार्टिसिपेट करते हैं और आप आइंदा आने वाले जो बच्चे हैं या आपके जूनियर्स होंगे आप उनको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लेगेसी का वर्ड है इट्स अ टॉप प्रायोरिटी। हम इस MUN सर्किट के अंदर हमें पता है इट्स द लेगेसी इज़ मोर ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अस क्योंकि वी नो दैट वी आर ऑन स्टेज दैट वी हैव टू हैंडल इट। अब एज यू मेंशन कि हमारे सीनियर्स हमारे लिए की सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और मोटिवेशन कैसे बने, तो हमारा हर रोज़ नहीं हर वीक के अंदर मोस्टली एक या तीन दिन एक सेशन होता है हमारे कोच के साथ। रिसेंटली हमारे कोच जो थे उनका नाम था सर शाह नसीब खोकर, ही शिफ्टेड टू कैनेडा एंड नाउ आवर करंट कोच है सर तलहा चुगताई। तो हमें हर सेशन के अंदर गाइडलाइंस दिए जाते हैं, हमारी प्रैक्टिस होती है, हमारे डिबेटिंग स्किल्स को नोरिश किया जाता है और इसके बाद हमें रिसर्च एबिलिटीज़ दिखाते हैं कि हमने कौन कौन से सोर्सेज के साथ रिसर्च करनी है। जैसे मीडिया हो गया, इसके थ्रू हमने कैसे पॉइंट्स निकालने और रिसर्च करनी है। अब जहाँ तक आपकी बात, मैं आपके जवाब पर आता हूँ। आपके सवाल में आपने मुझे ये कहा था कि हमारे सीनियर्स जो हैं हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और मोटिवेशन कैसे बनते हैं। अब देखें टीम्स बनती हैं MUNs के अंदर। एक होती है टीम A जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है, फिर टीम B होती है। हमने अपने सीनियर्स के साथ जब MUNs गए हमने उनके साथ बैठा, उन्हें डिबेट करते हुए देखा, हमने उन्हें निगोशिएट करते हुए देखा, हमने उन्हें ड्राफ्ट करते हुए देखा। तब हमने देखा यार, और हमने अपने आप से सवाल किया यार अगर हमारे सीनियर्स स्टेज पर हैं तो वन डे अपनी लाइफ के इसी स्टेज पर हमने उन्हें तो फिर हमने उनसे इंस्पिरेशन ली और हमने वर्क हार्ड किया। प्लस हमारे सीनियर्स ने हमारे लिए ये एडिशन किया है कि आफ्टर एवरी विक्ट्री वो हमारे साथ एक सेशन रखते थे और वो हमें गाइड करते थे। आज भी मैं अगर किसी MUN पर जाता हूँ तो मैं अपने सीनियर को कॉल करता हूँ कि गिव मी अ फ्यू गाइडलाइंस हाउ आई कैन बी सक्सेसफुल, हाउ कैन आई विन दिस कमेटी। अगर मैं किसी डेडलॉक के अंदर आ गया हूँ तो मेरे सीनियर्स आर हेयर टू हेल्प मी। फॉर हमें अगले MUNs का नहीं पता, अगले स्कूल्स का नहीं पता, बट हमें पता है एज गार्डन टाउन इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशंस बीइंग द पार्ट ऑफ बीकन हाउस गार्डन टाउन लाहौर, for us our seniors are the part of our legacy. They are top priorities and we will forever respect them. I'm glad कि आपको अच्छे इस तरह के हेल्पफुल सीनियर्स मिले हैं। अच्छा, ये क्या समझते हैं आपके जो एक्सपीरियंस है MUN का, ये किस तरह से पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर भी मुख्तलिफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो के लिए एडमिशन सिक्योर करने में हेल्प कर सकता है?
ओके, सो आंसर आपकी बात, फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि जो आईवी लीग्स और इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ इन अदर नेशंस वो खाली आपके एकेडमिक्स या मार्क्स को नहीं देखते, वो आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स और आप जो एकेडमिक्स के हट के जो आप इवेंट्स करते हो उनको ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं। उसके साथ कम्युनिटी सर्विसेज हो जाती हैं, डिबेटिंग हो जाती है, स्पोर्ट्स हो जाते हैं। तो इस वजह से MUNs उनके नज़रों में बहुत वैल्यूबल एक एक्स्ट्रा करिकुलर होता है। Not only are MUNs very shiny on resumes, but they also provide the skills which those universities are looking for. अगर आप देखें हर यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च पेपर लिखना होता है। अब वो रिसर्च पेपर के लिए जो रिसर्च आपको आनी चाहिए वो आप MUNs के थ्रू भी सीख सकते हैं। हर MUN से पहले मेन चीज़ होती है आपकी रिसर्च, आपने क्या जाके बोलना है वो आप अपने रिसर्च से तो सीखते हैं। तो अगर आपको रिसर्च करनी आ गई तो वो आपके अदर एरियाज़ ऑफ लाइफ, स्पेशली यूनिवर्सिटी हो गई, कॉलेज हो गया, उधर वो बहुत क्रूशल बन जाती है। फिर उसके अलावा जो आपकी सोशल स्किल्स हैं विद अदर डेलीगेट्स या अदर स्टूडेंट्स जो आपकी एज के हैं, वो भी आपको सिखाते हैं MUNs। आपने उनके साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करना है, किस तरीके से बातचीत करनी है, किस तरीके से अपना पॉइंट अक्रॉस टेबल लेके जाना है, ये चीज़ें सारी आपको MUN सिखाता है। और यही चीज़ें यूनिवर्सिटीज़, आईवी लीग्स और मेजर इंटरनेशनल जो कॉलेजेस होते हैं यही देखते हैं। चले आप MUNs इनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। चलें, आपकी तैयारी हो रही है आइंदा आने वाले दिनों के लिए भी, जब आप लोगों ने इस तरह से आगे एडमिशन्स को सिक्योर करने हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं कि MUN का कोई ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी है, यानी हम किसी स्टेज पे जाके दूसरे ममालिक के स्टूडेंट्स के साथ भी कम्पीट करते हैं, या ये सिर्फ कंपटीशन पाकिस्तान तक महदूद है? तो पहले तो आपकी बात मैं करना चाहता हूँ, जैसे आपने मेंशन किया आर्च एनिमी, और ये ही मॉडल यूनाइटेड नेशंस हमें सीखने में मदद करता है, ये पर्सपेक्टिव्स खोलता है। मैं 2 या 3 साल पहले मुझे कोई इंटरनेशनल लॉ के बारे में नहीं पता था, मुझे यूँ मालूम नहीं था कि पाकिस्तान से बाहर, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर लॉ कैसे फंक्शन करता है। ठीक है। और मॉडल यूनाइटेड नेशंस करके मैं सीखा हूँ कि समझने पैलेस्टाइन या इज़राइल, इसके अंदर ऐसे लॉज क्यों हैं, इनके अंदर ब्लॉक क्यों की गई हैं, इतने अलग अलग तौर के, मतलब यूनिक से इनके इतने बॉर्डर्स क्यों हैं, ऐसे ब्लॉक्स क्यों किए गए हैं। मैं इंटरनेशनल लॉ के बारे में सीखा। उसके अलावा मॉडल यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमें कंट्रीज़ ही अलॉट की जाती हैं, और उनकी वजह से हमें उन्हीं कंट्रीज़ के स्टांस और उनके पर्सपेक्टिव से बोलना होता है कमेटी के दौरान। इससे हम सीखते हैं उस कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन और उस कंट्री के लॉज, और वो कंट्री कैसे एक मेजर पार्ट प्ले करती है इंटरनेशनली और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके अंदर। इसके अलावा अगर आपके सवाल के अंदर ये भी था कि हमें ये बेनिफिट कैसे करते हैं, जैसे अयान तारिक ने अभी समझाया है, ये हमें आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान इनके अंदर बहुत ही इनके बहुत ही काफ़ी बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। और जब MUNs एक इंडिविजुअल इतने कर ले कि दूसरे कंट्रीज़ के इतने लॉज सीख जाए, उसको ये मालूम होता है कि जो दुनिया है वो ब्लैक एंड वाइट के अंदर नहीं है, आर्च एनिमी जैसा कोई चीज़ नहीं होती, और हर कंट्री, हर इंडिविजुअल, सब के पास एक मोटिव होता है। ज़बरदस्त। इन द एंड मुझे ये बताएं कि सारे मॉडल से, सारी डिबेट से, सारी डिस्कशन से आप लोगों ने जो लर्न किया, कैसे आप उसको फ्यूचर में यूटिलाइज़ करेंगे या बेनिफिट लेंगे? जो भी MUNs करता है, एंड ऑनेस्टली इन फ्यूचर आई डू सी के फॉर मी एंड फॉर एनीवन हु डज MUNs there is a lot of benefit. First of all, like Ayan Tariq mentioned, when we do apply for universities or colleges abroad, we have a resume or portfolio filled with MUNs. Now MUNs, as earlier mentioned, सिर्फ आपकी डिबेटिंग के लिए नहीं होते, they also help you to develop different skills. These skills are taken into consideration by these top-notch colleges and universities. तो जब आप अप्लाई करते हो, you certainly have an edge over the person जिसके ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है ही नहीं रेज्यूमे या पोर्टफोलियो में। सो इससे होता ये है कि यू कैन गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्कॉलरशिप्स एंड मोर चांसेस ऑफ गेटिंग एक्सेप्टेड इनटू हाई क्लास यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस अब्रॉड. And in practical life, this also helps you because this helps you to develop the confidence to convey your point to different people. It helps you to develop speaking skills. The speaking skills आपको practical life में help देती हैं. You would be able to
you would be able to speak well in your jobs, you would be able to do well to convey your point, and of course leadership skills are also a vital part of MUN. कोई भी काम इन फ्यूचर करते हुए these skills would be a pivotal part in your life. तो MUNs in future not only in academics but in personality building, in career building Perfect. do help a person. ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आप सबका। अहमद ज़का, हस्साम मुअज़्ज़म, अयान तारिक, अयान सुल्तान हमारे साथ मौजूद थे जी, आप सबका बहुत शुक्रिया एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी मुझे एक कन्फ्यूजन हो रही थी कौन से कैमरे में देखना है। अच्छा जी, हम आ गए हैं, कुछ क्रिकेट की बात करेंगे। मुल्तान में जारी दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे रोज़ के इख्तिताम पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान के 366 रन के जवाब में 6 विकेट्स के बल्कि अब 8 विकेट्स के नुकसान पे 256 रन्स बना लिए हैं। डे 3 है, सेशन 1 है और इंग्लैंड के बेन डक जो है 114 रन्स के साथ नुमाया बल्लेबाज रहे हैं, जबकि हैरी ब्रूक जो है 9 और कप्तान बेन स्टोक्स ने सिर्फ 1 रन पर आउट हुए हैं। पाकिस्तान की जानिब से जी साजिद खान ने 4 विकेटें ली हैं, जबकि नुमान अली ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया है। दूसरे रोज़ के खेल के आगाज़ पर विकेटें 6 हो गई हैं, अच्छा सॉरी जी, ठीक है। दूसरे रोज़ खेल के आगाज़ पर पाकिस्तान को मोहम्मद रिजवान के 41 रन और सलमान अली आगा के 31 रन का नुकसान उठाना पड़ा है। और इस वक्त ताज़ा तरीन मैच की सूरत हाल क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और चूँकि अभी ताज़ा तरीन अपडेट मेरे पास 256 पर 8 आउट हैं जी, ये जो मैंने अभी क्रिक इन्फो पे देखा है। हमारे साथ शकील खटक हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़, उनसे बात कर लेते हैं। और स्टेडियम के बाहर है इस वक्त, जो कि मुल्तान स्टेडियम है जहाँ पे टेस्ट मैच हो रहा है। थैंक यू वेरी मच शकील, बहुत शुक्रिया। क्या सूरत हाल है जी, गर्मी मुल्तान में कैसी है और अभी जो मैच जारी है उसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखें, बिल्कुल पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच और तीसरे दिन का खेल जारी है और अब हमारी जो उम्मीद है वो थोड़ी सी जो किरण थी हमारी उम्मीद वो ज्यादा रोशन हो चुकी है कि पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में वापस आ गया हुआ है। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 366 रन किए, क्योंकि ये जो पिच बनाया गया स्पेशली ये वही पिच है जिसके ऊपर पहला टेस्ट मैच खेला गया था और पाकिस्तान अपने पूरी प्लानिंग के साथ इस टेस्ट मैच में है। 3 रेगुलर स्पिनर्स के साथ हम मैदान में उतरे हैं, 1 फास्ट बॉलर है सिर्फ, और वो भी साबित हुआ जिस तरह से पाकिस्तान ने अपनी प्लानिंग की थी कि जो स्पिनर्स हैं वो विकेट लेंगे। 366 रन जब पाकिस्तान ने कल किए तो लग रहा था कि पाकिस्तान का जो टोटल है वो ठीक है, लेकिन इंग्लैंड ने जिस तरह से इनिंग्स का आगाज किया था तब लग रहा था कि नहीं, इंग्लैंड वाले कुछ और सोच के आए हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे बॉल थोड़ा सा पुराना होता गया तो पाकिस्तान के स्पिनर्स ने भी कम बैक किया। कल भी जब दिन का अख्तिताम हुआ तो साजिद खान कह रहे थे कि हमारी प्लानिंग यही थी कि इंग्लैंड चूंकि शुरुआत में अटैक करता है और अटैकिंग चाहे वो कह रहे थे कि अटैक करते रहें, लेकिन हमने अपने प्लानिंग के तहत हम खेलते रहेंगे और वो स्टिक रहे। और हमने देखा फिर कि साजिद खान ने बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की, कल उन्होंने 4 विकेट ली थी। आज अभी जब पहले सेशन का आगाज हो गया तो साजिद ने आते साथ ही जो ब्रेक थ्रू दिलाया है, 2 विकेटें और ले ली हैं। यूं इंग्लैंड के अब 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और अगर पहले सेशन के अंदर अंदर हम इंग्लैंड की टीम को आउट कर लेते हैं तो यकीनी तौर पर फिर पाकिस्तान के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि कल जब बेन डकेट जो कि सेंचुरियन है 114 रन बनाए थे, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे तो वो कह रहे थे कि नो डाउट इस पिच में बहुत कुछ है और अगले जो 3-4 रोज हैं, चौथा और 5वां दिन स्पेशली इस खेल का, उसमें जो पिच का जो बिहेव है वो पिच और तरह से बिहेव करता रहेगा। अब सिर्फ स्पिनर्स को सपोर्ट कर रहा है और इंग्लैंड टीम की स्पेशली ये कोशिश होगी कि वो पाकिस्तान की टीम को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन चूंकि इस वक्त खुद इंग्लैंड की टीम अंडर प्रेशर आ चुकी है तो अब पाकिस्तान के पास चांस है। लेकिन हमने पिछले, क्योंकि हम तो भाई सीधी सी बात है वो डरे हुए थोड़े से, हमें बहुत डरना चाहिए शकील, थोड़े से नहीं डरे हुए, हमें बहुत डरना चाहिए। नहीं, उसकी रीजन है, देखिए ना कि पहले टेस्ट मैच में जिस तरह से पाकिस्तान की टीम दूसरी इनिंग में एकदम कोलैप्स कर गई थी, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हालांकि उस वक्त इतना बड़ा स्कोर, जब आप स्कोर बोर्ड पे आपका 500 प्लस रन आप कर लेते हैं तो फिर लगता है कि भाई आपका टेस्ट मैच है, हम सोच रहे थे क्या चले ठीक है कोई बात नहीं, ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की टीम है मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम, वैसे तो नहीं कहते उन्हें, इसलिए वो कोलैप्स हो गई थी। लेकिन अब हमें जो है ना हमारी उम्मीद जो है वो काफी बरकरार है इस वक्त भी, क्योंकि तीसरे दिन का खेल है और मुल्तान में गर्मी भी है, सुबह रात को मतलब काफी ज्यादा औस पड़ी हुई थी। तो अभी जब हम अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर आए थे तो हमें कहा कि ठीक है स्पिनर्स। अच्छा शकील, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और अब इंग्लैंड
आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पीछे मैं स्कूल के बच्चे देख रही हूँ जो कैमरे में देखकर ना वेव कर रहे हैं, जरा इनको, ये मुझे लग रहा है बहुत एक्साइटेड है। मैं तो कैमरे की तरफ भी देख रहा था, मुझे ये देखें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और हेलो हाय कर रहे हैं। अच्छा जी, इंटरनेट कनेक्शन आ रहे हैं इस वक्त स्टेडियम के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, तो हम इनसे ज़रा दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। शकील हमारे नुमाइंदे इस वक्त मुल्तान स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं जी, और बच्चों, स्कूल के बच्चे थे, उन्होंने ज़रा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है, वेव वगैरह भी करते, ज़ाहिर है ये एक्साइटमेंट होती है। आई रिमेंबर कि जब भी बहुत अरसे के बाद जब श्रीलंकन टीम वाला इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद जब आए थे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर दोबारा से इंटरनेशनल क्रिकेट रिवाइव हुआ था, बड़ी एक्साइटमेंट होती थी। इवन जिम्बाब्वे के साथ मैचेस थे तो लेकिन बाहर स्टेडियम के रश लगा रहता था। सो शकील, आपको आवाज आ रही है मेरी? मुझे लग रहा है आपका म्यूट पे है माइक, आप इसको प्लीज ठीक कर लें। और चूंकि अभी जो सूरत हाल है वो ताज़ा तरीन, हाँ 9वीं विकेट गिर गई है, क्योंकि ये आपको शायद शकील बीपर पे है तो आपको अपडेट नहीं मिली होगी, मैं आपको अपडेट दे रही हूँ कि 9th विकेट भी गिर चुकी है। सो इट्स इंटरेस्टिंग जी, ये कुछ इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है। शकील की ऑडियो का जी सॉर्ट कराए हमारी टीम, और फिर उसके बाद मैं शकील से दोबारा बात करने की कोशिश करती हूँ। मेरे ख्याल से वो अपने फ़ोन के ऊपर कनेक्टेड हैं, हमें अपडेट दे रहे हैं और क्या सूरत हाल है उस हवाले से बता रहे थे। और उनके मुताबिक कि पाकिस्तानी टीम अब कुछ गेम में वापस आई है। दो कि पहली टेस्ट मैच के अंदर हमने देखा था कि इतना हाई स्कोरिंग मैच था, उसके बावजूद पाकिस्तानी टीम कोलैप्स कर गई थी, लेकिन वी होप कि इस मैच में ऐसा ना हो। इस वक्त बड़ी अच्छी तो नहीं कह सकते, कुछ हौसला अफजा सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए। और अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट थी, मैंने आपको जब इस सेगमेंट का आगाज़ किया था तो उस वक्त जी 8 विकेटें थी, अब 9वीं विकेट गिर चुकी है। 262 स्कोर है और डे 3 है, सेशन 1 है। इंग्लैंड जो है इस वक्त ट्रायल बाय 104 रन। सो ये अभी सूरत हाल है। बॉलर्स इस वक्त जी नुमान अली हैं, साजिद खान हैं। ये क्या सूरत हाल बनती है इस सारे मैच की, ये तो हम आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। लेकिन मुल्तान की पिच के हवाले से भी बड़ी बातें हो रही थी जी, एतराज़ किया जा रहा था कि, लेकिन आई वंडर कि बहुत सारी सूरत हाल जो है वो क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, राबता करने की कोशिश करते हैं। मैं क्रिकेट एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे जितना थोड़ा बहुत क्रिकेट का पता है मैं आपको बता रही हूँ। अभी हमारे नुमाइंदे आ जाएंगे तो हम उस पर बात कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैच आप देखें, आपने डिसअपॉइंट नहीं होना, हौसला रखना है। पाकिस्तानी जो टीम है वो कुछ ना कुछ करेगी। अभी तक जो इंग्लैंड है उसको इस मैच 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। वो ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।